उनके बारे में कोई क्वेश्चन, कोई एक्सप्लेनेशन और कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए बिफोर वी स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सर वो काइंडली अगर शेयर करते हैं तो, क्योंकि सर वो क्लासरूम में है नहीं तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके ओके, दैट वी शुड डू इंशाल्लाह, टुडे वी विल डू दैट। शेयर का हम वो ग्रुप बनाना और वो प्रोसेस आज कर लेंगे। इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास वी विल डू दैट फॉर बोथ कोर्सेज। ऑलराइट, अच्छा। ओके सर, थैंक। ओके, एंड अदर देन दैट एनी थिंग जो डिफिकल्ट आपको लगी हो या कुछ और क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। ओके, अच्छा। ऑलराइट, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके एंड में हमने बताया कि देयर इज ए साइट एज ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम। दो चीज़ें बताई थी, एक टॉप 500 बेस्ट कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड एज सुपर कंप्यूटर्स का एनुअल कंपटीशन इंटरनेशनल होता है, और उसमें उस टाइम की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज होती हैं पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंप्यूटिंग में, आप उस वेबसाइट को देखकर उनके बारे में जान सकते हो, सीख सकते हो कि क्या नया लेटेस्ट है फॉर मेकिंग ए सुपर कंप्यूटर और हाई स्पीड कंप्यूटर। और दूसरा ये बताया था कि इन ऑर्डर फॉर समथिंग टू क्वालिफाई कि दिस इज फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ ए सुपर कंप्यूटर या हाई स्पीड कंप्यूटर, एक वेबसाइट पर उन्होंने बनाया हुआ है ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम्स। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी टाइम फ्रेम में जो फास्ट सीक्वेंशियल कंप्यूटर मौजूद हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको पैरेलल प्रोसेसिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है। उस ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम की यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे कि वाई वी हैव टू क्वालिफाई कि यार ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम कोई कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है उस टाइम फ्रेम में तो दैट इज़ ए हाई सुपर कंप्यूटर और हाई स्पीड कंप्यूटर के लिए। और उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि जो प्रॉब्लम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कितने टाइम फ्रेम में उसको सॉल्व करना है। अगर आपका सिस्टम उससे उस वैलिड टाइम पीरियड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये अब सीक्वेंशियल डोमेन में नहीं हो सकता और हमें इससे फास्ट कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर्स की जो यहाँ पर शो हो रही हैं, बहुत बास प्रॉब्लम्स की। एक ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, एक मॉडलिंग ऑफ मोशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, एक क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्टेड कोड ब्रेकिंग। इन तीन को हम थोड़ा सा क्वांटिफाई करके देखेंगे जस्ट टू अप्रिशिएट कि हाउ ह्यूज द वॉल्यूम ऑफ computation is and why we say that this cannot be solved by sequential means and you need some parallel high speed solutions for that. इनको हम अब क्वांटिफाई कर रहे हैं। देखने में ये प्रॉब्लम शायद ऐसी ह्यूज आपको महसूस ना हो और आप कहें कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जब नंबरों पे हम जाएंगे तो इस बात की अप्रिसिएशन आएगी। इसके अलावा एंड में हम बहुत सारे और एरियाज जो बड़े वर्सटाइल हैं और जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग और हाई स्पीड कंप्यूटिंग ने की नीड वक्त के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, वो हमने नीचे लिस्ट किए हुए हैं कि अब डाटा सेंटर्स
क्लाउड नेटवर्क्स और ऐसे के ह्यूज मैट्रिक्स इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन एंड डीप न्यूरल नेटवर्क, इन एरियाज में भी पैरेलल प्रोसेसिंग यूज हो रही है। तो ये एक बिग नई डोमेन्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, अपकमिंग एप्लीकेशंस डोमेन। मगर हम क्वांटिफाई करके पहले 3 एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं नंबर्स की शक्ल में। पहला, मॉडलिंग ऑफ ग्लोबल वेदर फोरकास्ट। अच्छा, इस केस के लिए बेसिकली जब वेदर फोरकास्ट आपको करना है तो एक्चुअली आपका ये अर्थ का एक सर्कल है, इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर का एक हाइट तक एटमॉस्फेयर को आप लेते हैं। ये वो एटमॉस्फेयर का हाइट है। अर्थ का सर्कल है बीच में बॉल, और उसके गिर्द एक सो मैनी किलोमीटर्स हाइट का एटमॉस्फेयर को आप एनालाइज करना चाहते हैं। ये वो हाइट है जो एटमॉस्फेयर की हाइट है, और ये सेंटर से आपकी अर्थ का रेडियस है। अच्छा, तो आपको एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर चाहिए। ये वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फेयर, ये 2 स्फेयर हैं, एक अर्थ का इंटरनल स्फेयर है और एक उसके इर्द गिर्द सर्टन हाइट तक एक बहुत बड़ा स्फेयर है। अगर आप एक्सटर्नल स्फेयर के वॉल्यूम में से इंटरनल अर्थ के स्फेयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम निकल आएगा। ये एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है आपका। इस एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम को आप ब्रेक करते हैं, let's say small cubes. Small cube here will mean, let's say, big cube. In this example we are taking 1 kilometer by 1 kilometer by 1 kilometer size क्यूब्स में इस एटमॉस्फेयर को हम ब्रेक करते हैं, पीसेस बनाते हैं इसके। ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर में हमने क्यूब बनाए, इस पूरे वॉल्यूम को कट किया है इस साइज के सेल्स में। तो अब वेदर फोरकास्ट में ये होता है कि आप ऐसे हर सेल पर, ये जो आपने ब्रेक किए हैं 1 किलोमीटर के सेल्स, इनके ऊपर कंप्यूटेशन करते हैं, हर सेल के ऊपर कंप्यूटेशन करते हैं, और फिर इन कंप्यूटेशन के इंटर रिलेशनशिप से आप वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अगर इस बात को इधर देखें, मैं इसको दोबारा, जी, अब हम कह रहे हैं कि जी एटमॉस्फेयर पूरी को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में, और जो एटमॉस्फेयर की हाइट हमने ली है वो हमने ली है 10 किलोमीटर, यानी ये एटमॉस्फेयर 10 किलोमीटर हाई तक हम गए हैं। और इसके अंदर अगर हम अर्थ के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करें इस आउटर स्फीयर के उसमें से, तो एटमॉस्फेयर का 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के क्यूब इनसे डिवाइड करें तो यू विल गेट सच 5 into 10⁸ सेल्स। ये जो ह्यूज सेल्स ऑफ 1 किलोमीटर क्यूब के हैं इस एटमॉस्फेयर में, 10 किलोमीटर हाइट के एटमॉस्फेयर में, इनकी तादाद 5 into 10⁸ होगी। It is by itself is a big number. 10⁶ is a million, right? So we are talking of 500 million cells of this type. अच्छा, अब हर सेल जो हमारा ये बना है उसमें जो हमें कंप्यूटेशन वेदर कैलकुलेशन के लिए करनी है वो एक बहुत मिनिमम एसेंशियल कैलकुलेशंस में हमारे 200 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस चाहिए।
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का मतलब है कि एक होते हैं आप जब कोई चीज़ को कंप्यूट करते हैं तो एक आप इंटीजर ऑपरेशंस करते हैं. इंटीजर ऑपरेशंस नॉर्मली फास्ट हैं, दे हैपन इन वन क्लॉक साइकिल, और उसको आप अक्सर मिप्स या मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड वगैरह के ज़रिए से मैयर करते हैं. लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जिस जगह चाहिए होते हैं वो अमूमन साइंटिफिक एप्लीकेशंस में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस चाहिए होते हैं, और उनका मैयर करने का तरीका ये है कि आप कहते हैं हाउ मैनी फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकती है. तो फ्लॉप्स उस रोशनी में अगर कोई हर सेल पे 200 ऑपरेशंस आपको करने फ्लोटिंग पॉइंट के, ठीक. तो इस तरह एक दफा इन तमाम सेल्स पर कंप्यूटेशन करने के लिए आप ये दिस दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स, दिस इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन ईच सेल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि आपको 10⁻11 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करने हैं. 10⁻11 कैलकुलेशंस करनी है एक दफा इस एटमॉस्फेयर के तमाम सेल्स की कंप्यूटेशन करने के लिए. अब अगर आप ये सीक्वेंशियली कर रहे हैं तो आपको 10⁻11 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे एक स्टेप. और वेदर के लिए आपको ये कैलकुलेशन बड़े रेगुलरली हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स करने हैं. आपने एक स्टेप पे कैलकुलेशन की तो आपको उस इंस्टेंस के वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, मगर आप वेदर फोरकास्ट में लेट्स से आफ्टर एवरी मिनट, फॉर डे, फॉर मंथ इन वेदर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द वेदर आफ्टर एवरी गैप ऑफ 1 मिनट. तो ये कैलकुलेशन आपको फिर रिपीट करनी है सारी, ये एक स्टेप की कैलकुलेशन है. अब अगर ऐसा है तो आपको अगर 7 डेज के लिए हर मिनट के इंटरवल पर ये कंप्यूटेशन करनी हो, और इस काम के लिए आप एक फास्ट सीक्वेंशियल कंप्यूटर जो कि 1 गीगा फ्लॉप, इट इज ए फास्ट सीक्वेंशियल कंप्यूटर. अब फ्लॉप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर, एज आई सेड, आर एक्सपेंसिव. तो कोई अगर सीक्वेंशियल कंप्यूटर 1 गीगा फ्लॉप्स कर रहा है, इट्स ए प्रीटी फास्ट कंप्यूटर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इतना फास्ट कंप्यूटर इस्तेमाल करें और 7 डेज की हर मिनट के बाद वेदर की प्रोजेक्शन करनी हो तो हमें 10⁻6 सेकेंड्स लगेंगे. 10⁻6 चाहिए ये कैलकुलेशन 7 डेज की कैलकुलेशन करने के लिए. अगर 10⁻6 को हम डेज में कन्वर्ट करें तो इट विल कम आउट टू बी 10 डेज. अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने अपना फास्टेस्ट कंप्यूटर इस्तेमाल किया और आपने 7 डे की वेदर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी थी और आपको आंसर मिला है 10 डेज के बाद. दैट इज वेयर वायबिलिटी ऑफ अवेलेबल टाइम आ जाती है कि अगर वेदर 7 डेज का प्रेडिक्ट करना है और उसका आंसर 10 डेज में आया तो यू विल नेवर कैच ऑन टू दैट कि आप वेदर प्रोजेक्ट करो. वो तो वेदर का टाइम जिसको प्रोजेक्ट कर रहे थे वो तो गुजरे हुए भी 3 दिन हो गए आपकी कैलकुलेशन जब आई. ये लिमिटेशन है. अब ये बड़ा एक उसका सिंपल मॉडल है, यानी अभी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का मतलब है आपने अच्छा बिग वॉल्यूम कट किए हैं. इससे ज्यादा रेजोल्यूशन की एक्यूरेसी भी हासिल करना एडवांटेज में है. और फिर आप एवरी मिनट के बजाय यू माइट है एवरी 30 सेकेंड और समथिंग लाइक दैट. तो अभी ये कैलकुलेशंस और बढ़ती जाएंगी. तो इस तरह एक फास्ट सीक्वेंशियल कंप्यूटर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फेल हो जाएगा और फिर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग, हाई स्पीड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर यूज करके इस प्रॉब्लम को वायबल टाइम में पॉसिबल करना होगा. ये इस तरह की एक ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम है. मसलन इस प्रॉब्लम को अगर आप 5 मिनट्स में सॉल्व करना चाहते हैं
तो आपको कंप्यूटर चाहिए जो 3.4 टेरा फ्लॉप्स यानी 3.4 इंटू 10^12 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड कर सके। और ये फिर इस तरह सुपर कंप्यूटिंग डोमेन का प्रॉब्लम बन जाता है। और ये ग्रैंड चैलेंज उस पर इसलिए है कि उस टाइम फ्रेम के एग्जिस्टिंग फास्ट सुपर कंप्यूटर भी उसको हल नहीं कर सकते, और आपको इस तरह के सुपर कंप्यूटर या पैरेलल या हाई स्पीड कंप्यूटर्स की जरूरत है। ओके, इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है, इसको क्वांटिफाई हम कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की मोशन के बारे में जो कैलकुलेशंस होती हैं। इफ यू रिमेंबर, हम कोई भी दो बॉडीज के दरमियान कैलकुलेशन जो करते थे कि लेट्स से बिटवीन एनी टू थिंग्स व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इफ वी रिमेंबर, अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ये तो हम, और इनके दरमियान डिस्टेंस आर है, ओके, तो ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m2। तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की कैलकुलेशन, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मासेस m1 m2 दोनों, m1 इंटू m2, m1 into m2, how many kg each thing is, divided by distance square, okay, और ये प्रोपोर्शनैलिटी है। जब इसको इक्वलिटी बनाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी और जो समथिंग है, लेट्स से मे बी हम उसके लिए जी का वर्ड यूज कर लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, जब हम इसको इक्वलिटी बनाएंगे। ठीक, तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। अच्छा, जब कोई भी आप वॉल्यूम ऑफ बॉडीज लेते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी में आपके लिए मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो अब आपने ये कैलकुलेशन क्या करनी है कि आपने हर, फर्स्ट करो ये आपके सेट ऑफ स्टार्स हैं, कम तादाद में हम ले रहे हैं, सर्कल में हम बना लेते हैं सेट ऑफ स्टार्स, ये सपोज आपकी गैलेक्सी है, वेरी मिनी माइक्रो गैलेक्सी, नॉर्मली दे आर मच लार्जर, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अब हर बॉडी ने अपनी अट्रैक्शन तमाम दूसरे स्टार्स या बॉडीज से कैलकुलेट कर ली, हर एक ने, यानी इसकी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर बॉडीज कैलकुलेशन होनी। और इसी तरह दूसरा ये है, इसकी कैलकुलेशन विद ऑल अदर्स होनी है, और तीसरे ने भी ये कैलकुलेशन विद ऑल अदर्स करनी है। तो अगर ये n बॉडीज हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हर एक ने n-1 अदर बॉडीज के साथ ये कैलकुलेशन करनी है। तो n इंटू n-1, इनफैक्ट कई दफ़ा वो कैलकुलेशन, क्योंकि ओके चले, अगर डायरेक्शनल नहीं है, हम डायरेक्शनल भी है तो ओके, n इंटू n-1 हर बॉडी दूसरी n-1 बॉडीज के साथ ये कैलकुलेशन कर रही है, तो ये n² - n बनता है।
हम इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कहते हैं, जो हायर फैक्टर के ऑर्डर ऑफ एन। आपको एन स्क्वायर के ऑर्डर में कैलकुलेशंस करनी है, ये वाली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको दिखाई, एक ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, ये कैलकुलेशन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होनी है एस्ट्रोनॉमी में। अच्छा जी, अब अगर ये तादाद ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है तो फिर अब देखते हैं क्वांटिफाई करके हाउ बिग इज द वॉल्यूम, वी विल लुक एट दैट। ओके, अच्छा, अब ये एन स्क्वायर वाली बात यहाँ हो गई। अच्छा, और फिर ये कैलकुलेशन एक मोमेंट में जो उनका पोजीशंस है उसके मुताबिक ये कैलकुलेशन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपने कैलकुलेट की, और फिर आप इसको रिपीट करेंगे आफ्टर सम गैप्स, फिर रिपीट करेंगे सारी कैलकुलेशन, फिर रिपीट करेंगे सारी कैलकुलेशन, फिर रिपीट करेंगे। इस तरह आप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मॉडलिंग करते हैं। अब आप एक टिपिकल केस लें, गैलेक्सीज आर इवन बिगर। एक टिपिकल गैलेक्सी विच में हैव से 10^11 स्टार्स, एक गैलेक्सी में 10^11 स्टार्स है। अच्छा, अगर आप ये कैलकुलेशन हम किसी फास्ट कंप्यूटर से कर रहे हैं, ये वाली कैलकुलेशन हम कहते हैं एक 1 मिली सेकेंड में ये कैलकुलेशन हो जाती है, 1 मिली सेकेंड ये कैलकुलेशन 1 मिली सेकेंड। ओके, तो अगर ये हमारा 10^11 स्टार्स हैं तो 1 मिली सेकेंड वाली ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें टाइम पीरियड 10^9 ईयर्स लगेगा एक इटरेशन में। अगर हम एन स्क्वायर का एल्गोरिदम इस्तेमाल करें तो हमें 10^9 ईयर्स कैलकुलेशन में आता। अगर हम चले फास्टर एल्गोरिदम, देयर आर फास्टर एल्गोरिदम कि आप एन स्क्वायर कैलकुलेशन के बजाय एन लॉग एन कैलकुलेशन से भी काम चला सकते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फास्टर मोर क्लेवर एल्गोरिदम, फिर भी आपका टाइम पीरियड 1 ईयर है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस एस्ट्रोनॉमिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमिस्ट को तो कॉन्स्टेंटली स्टडी करने होते हैं कि इस स्टेटस पे ये है तो फिर नेक्स्ट ये है, तो फिर नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट ये है, तो उसके मुताबिक वो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। अगर वो एक कैलकुलेशन को डाल के और 1 साल तक बैठा रहे फॉर द नेक्स्ट, फॉर द कैलकुलेशन आफ्टर another calculation which he wanted to calculate say after an hour, 1 घंटे बाद वो दूसरी वो करना चाहता था, उसको तो पहले का आंसर ही 1 ईयर बाद मिलेगा। अगेन, हाई स्पीड पैरेलल सुपर कंप्यूटिंग is a must for having a viable way of doing these things. तो सेकेंड एग्जाम्पल, another very interesting example, इसमें आपका जो दूसरा फील्ड ऑफ स्टडी है जो हम क्रिप्टोग्राफी या नेटवर्क सिक्योरिटी का करते हैं, उसकी से भी ये टाइप होता है इसका रिलेशनशिप, और वो है कोड ब्रेकिंग। कोड ब्रेकिंग के बहुत सारे तरीके और ऑप्शंस हैं। एक तरीका ये है कि आप ब्रूट फोर्स अटैक से की को डिटरमिन कर लें। जिस तरह पासवर्ड होता है, इस तरह जब आप एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं तो आपके पास एक सीक्रेट की होती है, जिसके पास वो सीक्रेट की हो वो कोड ब्रेक कर सकता है। अमूमन वैलिड यूजर्स के पास वो की होती है, एक पेयर ऑफ यूजर्स हैं जो हम आप वहां भी देखोगे। ओके, नॉर्मली ये आप हम बहुत डिटेल से सीएनएस में पढ़ेंगे, मगर यहाँ खाली एज ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम इसको देख रहे हैं कि क्या इशू है। तो अमूमन साइबर सिक्योरिटी में या सिक्योर सिस्टम्स में आप एक एंड पर
ये एनक्रिप्टर है, ये एनक्रिप्टर होता है जो एनक्रिप्ट करता है चीज़ों को। दूसरे एंड पे डिक्रिप्टर है जो डिक्रिप्ट करता है, जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आपने यहाँ से लेट से एक फाइल को एनक्रिप्ट करके भेजना था नेटवर्क पर, और दूसरे एंड पे दूसरे कंप्यूटर ने उस एनक्रिप्टेड फाइल को रिसीव करना था और फिर उसको अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ